आज हम इतिहास के उस बिसात पर नजर डालने वाले हैं जहां खेले गए एक शतरंज के खेल ने साधारण से यूरोपीय समुद्री व्यापारियों को रातों रात भू राजनीतिक दिग्गजों में बदलकर रख दिया। ये सिर्फ कुछ जहाज़ों और मसालों की बोरियों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे कूटनीति, शाही फरमानों और कॉरपोरेट महत्वाकांक्षाओं ने मिलकर एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर ही बदल दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सफर के अहम पड़ाव क्या-क्या होंगे। सबसे पहले नए रास्तों की खोज, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री, हॉकिंस और थॉमस रो का कूटनीतिक खेल, कंपनी का मैग्ना कार्टा, फ्रांसीसी शक्ति और पांडिचेरी का उदय, और आखिर में सबसे बड़ा शोडाउन यानी ब्रिटिश बनाम फ्रांसीसी संघर्ष। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नए रास्तों की खोज की और ये समझते हैं कि आखिर इन बड़ी भौगोलिक बाधाओं को पार कैसे किया गया। अब सोचिए, एक ऐसा समय था जब दुनिया के कई हिस्से एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए थे। लेकिन फिर 1488 का वो साल आया जब अफ्रीका के दक्षिणी सिरे यानी केप ऑफ गुड होप की खोज ने सदियों पुरानी भौगोलिक बाधाओं को तोड़कर रख दिया। और इसके ठीक 10 साल बाद 1498 में यूरोप से भारत तक का एक सीधा समुद्री मार्ग स्थापित हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, इसने सचमुच एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। और इसी सीधे रास्ते का नतीजा था कि 1600 के दशक तक कई बड़ी व्यापारिक कंपनियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपना डेरा डालना शुरू कर दिया। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे हिस्से पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक विशुद्ध कॉरपोरेट इकाई। शुरुआती दौर में इन कंपनियों के नाम कितने अजीब और लंबे होते थे, इसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जरा सुनिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। मतलब नाम पढ़ते पढ़ते ही शायद इंसान की आधी समुद्री यात्रा पूरी हो जाए। लेकिन मजाक से हटकर ये लंबा चौड़ा नाम एक बहुत ही स्पष्ट मकसद दिखाता था। शुरुआत में इस कंपनी का इकलौता लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना और बेतहाशा मुनाफा कमाना था। किसी देश पर राज करना इनके शुरुआती प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, ये सिर्फ कुछ आम व्यापारियों का कोई स्टार्टअप नहीं था, इसे सीधा ब्रिटिश राजशाही का बैकअप मिला हुआ था। किंग चार्ल्स द्वितीय जैसे सम्राटों का समर्थन इन कॉर्पोरेट उपक्रमों को हासिल था। अब आप ही सोचिए, जब किसी कंपनी को सीधे राजा का सपोर्ट और वीआईपी विशेषाधिकार मिले तो उसे अपना व्यापार फैलाने के लिए कितनी जबरदस्त ताकत और वैधता मिल जाती है। चलिए, अब बात करते हैं उन चेहरों की जिन्होंने जमीन पर उतरकर ये कूटनीतिक खेल खेला, हॉकिंस और थॉमस रो। खैर, कूटनीति का गेम रातों रात तो जीता नहीं जाता। एक तरफ थे कैप्टन हॉकिंस, जिन्होंने सबसे पहले शाही दरबार में जाकर एक तरह का कूटनीतिक बेस तैयार किया, जान पहचान बढ़ाई। लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुए वो थे सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ही वो इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए वो अहम और पक्के व्यापारिक अधिकार सुरक्षित किए जिससे इस कंपनी को भारत में एक लीगल और ऑफिशियल एंट्री मिल गई। और यहीं से कहानी पहुंचती है हमारे अगले पड़ाव पर, जिसे सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कहा जा सकता है, कंपनी का मैग्ना कार्टा। इतिहास के पन्नों में ये सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान वाकई एक टर्निंग पॉइंट है। आप इसे बस एक परमिशन लेटर मत समझिए, ये एक ऐसा जैकपॉट था, एक ऐसा शाही फरमान था जिसने ब्रिटिश कंपनी को ऐसे व्यापारिक विशेषाधिकार और टैक्स में छूट दे दी जिसके बारे में वो शायद सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इस सुनहरे फरमान ने उन्हें बेहिसाब मुनाफा कमाने का एक ऐसा रणनीतिक फायदा दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फरमान का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इसे इतिहास में कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। जिस तरह असली मैग्ना कार्टा ने कानूनी अधिकारों की एक मजबूत नींव रखी थी ना, बिल्कुल उसी तरह इस दस्तावेज ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महज एक व्यापारी से एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनने का लाइसेंस दे दिया। ये वो पल था जहां से सिर्फ पैसा कमाने की भूख ने एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप लेना शुरू कर दिया था। अब जाहिर सी बात है, जब कोई एक खिलाड़ी इतना मुनाफा कमा रहा हो तो कोई नया प्रतिद्वंदी तो मैदान में उतरेगा ही। और यहाँ एंट्री होती है फ्रांसीसी शक्ति और पांडिचेरी की। भारतीय उपमहाद्वीप में फ्रांसीसियों का आना कोई तुक्का नहीं था। इसे सीधे राजा लुई 14वें की मंजूरी मिली हुई थी। उन्होंने बहुत तेजी से काम किया और पांडिचेरी में, जिसे आज हम पुडुचेरी कहते हैं, अपना एक बेहद मजबूत गढ़ बना लिया। और इस पूरे फ्रांसीसी गेम प्लान को लीड कर रहे थे गवर्नर डुप्ले। डुप्ले सच में एक मास्टरमाइंड थे। उनका रणनीतिक उदय एक बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ब्रिटिश प्रभुत्व की जड़ें हिलाने की तैयारी कर ली थी। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार था,
ब्रिटिश बनाम फ्रांसीसी संघर्ष, एक असली कॉरपोरेट शोडाउन। अगर हम इन दोनों महाशक्तियों की राइवलरी को देखें तो ये दो देशों की आमने सामने की जंग कम और मुनाफे और बाजार पर कब्जा करने का एक कैलकुलेटेड कॉरपोरेट वॉर ज्यादा था। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिनके पास अपने राजा का सपोर्ट, हॉकिंस और रो जैसे कूटनीतिज्ञ और सुनहरे फरमान जैसी लीगल ताकत थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो किंग लुई 14वें की बैकिंग, गवर्नर डुप्ले के तेज दिमाग और पौंडीचेरी के मजबूत पेस के साथ सीना ताने खड़ी थी। ये वर्चस्व की एकदम कांटे की टक्कर थी। तो इस पूरे सफर के बाद ये सवाल हमारे दिमाग में आना लाजमी है, कैसे कुछ समुद्री जहाज़ों की शुरुआती यात्राओं और कागज पर लिखे गए चंद शाही फरमानों ने आगे चलकर पूरी दुनिया के औपनिवेशिक इतिहास की स्क्रिप्ट लिख दी। इन शुरुआती कॉरपोरेट चालों और संधियों के पीछे जो दांव खिले गए, उन्होंने आने वाली कई सदियों के लिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर दिया। ये सच में सोचने वाली बात है कि सिर्फ व्यापार और मुनाफे के नाम पर उठाए गए छोटे छोटे कदमों ने कैसे पूरे राष्ट्रों का भविष्य ही पलट कर रख दिया। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से आपको इतिहास का ये पन्ना एक नए नजरिए से समझ आया होगा।